अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, अभी स्टार्ट किया हमने सेशन क्योंकि वी वर वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। ओके, सो टुडेज योर सेशन इज अबाउट डाटा एक्सट्रैक्शन। तो अभी तक आप लोगों ने जो चीज़ें कर ली है ना, दैट वाज फर्स्ट स्टेप वाज टॉपिक सिलेक्शन, देन द सेकंड स्टेप वाज स्क्रीनिंग। ठीक है, प्राइमरी स्क्रीनिंग और सेकेंडरी स्क्रीनिंग। प्राइमरी स्क्रीनिंग जो है ना, उसमें मैं चाहती थी कि मेन आप लोग प्राइमरी स्क्रीनिंग खुद कर लें, अगर सेकेंडरी में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग साथ भी उसको कर लेंगे सॉल्व। प्राइमरी स्क्रीनिंग में आपने सिर्फ ये करना होता है कि मतलब जस्ट वंस अगेन जस्ट लाइक अ समरी ऑफ द स्टफ, दैट इज कि यू जस्ट हैव टू एक्सक्लूड एनी आर्टिकल जो आपको लग रहा है कि यार ये तो ब्रॉडर साइड से ही बिल्कुल उसमें नहीं आ रहा जो आपने पीको अपनी बनाई है। ठीक है, तो जितना बंदा क्लियर होता है तो उतना आप क्लियरली उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि केस रिपोर्ट सारी आउट कर दें, नैरेटिव रिव्यूज को निकाल देना है। सिस्टमैटिक रिव्यूज मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले साइड पे कर लें, बस उसके रेफरेंसेस देखने के लिए, ताकि उसमें से आरसीटीज और उन चीज़ों को कॉपी कर लें। ठीक है, अगर उनमें से कोई मतलब आपको लग रहा हो कि कोई आर्टिकल मिस हो गया। सेकेंडरी स्क्रीनिंग जब आप लोगों की अभी आएगी ना इंशाल्लाह, तो उसमें जो है ना जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग में आर्टिकल्स आप लोगों के शॉर्टलिस्ट होंगे, तो हर ग्रुप का हम लोग ये करेंगे कि वी विल डिसाइड आफ्टर लुकिंग एट दोज आर्टिकल्स जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग में हमारे पास लेकिन अभी एक्सट्रैक्ट होंगे ना इंशाल्लाह आप लोगों के। तो उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि हम अपने टॉपिक को सेकेंडरी स्क्रीनिंग के स्टेप पे काफ़ी ज़्यादा उसको रिफाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि तब हमारा ताकि इंक्लूजन क्राइटेरिया एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ताकि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। वी शुड बी नोइंग इट प्रॉपरली नाउ कि यार अच्छा, मैं ये पॉपुलेशन है, ये इंटरवेंशन है, ये आउटकम होना चाहिए मेरा, क्योंकि वो हमारे पास आर्टिकल्स आ चुके होंगे काफ़ी अच्छी स्क्रीनिंग से। तो अब वी कैन मेक अ प्रॉपर थिंग, क्योंकि अगर तो सेकेंडरी स्क्रीनिंग तक आप क्लियर नहीं है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आर्टिकल्स आप गलत से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, डाटा एक्सट्रैक्शन खराब होती है और फिर आगे चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह जब आप लोग प्राइमरी स्क्रीनिंग कर लें तो आप लोगों ने आर्टिकल्स शेयर करने हैं, ग्रुप में शेयर कर दें, या फिर ग्रुप में अच्छा होगा कि एक आप लोग ना एक ग्रुप ने इसी तरह किया है। लेट मी शो यू गाइस। इस तरह करके सिंपल आप लोग ना ऐसी एक्सेल की शीट बनाओ, गूगल एक्सेल शीट। इस पे ही बना के दिखा देते हूँ आपको। इधर आप लोग लिखोगे इसका नाम रख दो सेकेंडरी स्क्रीनिंग, और यहाँ आप लोग अपने जो हैं उनके लिंक्स उनका नाम लिख दो। ठीक है, ऑथर का नाम और साथ उसका ईयर और आगे उस आर्टिकल का लिंक। और अगर फुल एक्सेस अवेलेबल नहीं है तो आप लोग उसको ग्रुप में शेयर करोगे कि आप ही हमें इसका फुल एक्सेस नहीं मिल रहा। फिर क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जब किसी चीज़ को भेजूंगी कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी थोड़ा सा टाइम तो लेंगे, ताकि फिर हमारे पास आर्टिकल्स आ जाएं और वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, तो आपने एक इस तरह की शीट बनानी है और सबके साथ उसको शेयर कर देना है। फिर मैं एक दफ़ा सबके सेकेंडरी स्क्रीनिंग वाले आर्टिकल्स को देख लूंगी, फिर हम उनको अपना टॉपिक पूरा फाइनलाइज कर लेंगे ताकि एवरीबडी शुड नो। और अगर उनमें से किसी को एक्सक्लूड करना होगा तो वो भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ऑफ डाटा एक्सट्रैक्शन। ओके, सो जो प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है, इट्स अ वेरी बेसिक स्टेप, उसमें इतना कुछ ये नहीं है। लेकिन सेकेंडरी स्क्रीनिंग इज जस्ट इट्स इंपॉर्टेंट, एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू गाइज थॉरली इन दैट थिंग। फर्दर मोर डाटा एक्सट्रैक्शन के बारे में अब आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो अच्छा, एक और चीज़ थी कि मैंने ना व्हाट्सएप के ऊपर ये हो गया कि इट वॉज प्रेस्ड रीड ऑल, और सारी चैट्स मेरी रीड हो चुकी हैं। तो इफ़ यू गाइज आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, मैंने सोचा हुआ था कि मैं सबके ग्रुप्स अभी देखूंगी, लेकिन वो सारे रीड ऑल हो चुके हैं। सो इफ यू गाइज आर फेसिंग डिफिकल्टी एट एनी स्टेप, यू कैन टैग मी एट एनी टाइम एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू गाइज। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डाटा एक्सट्रैक्शन स्टेप। डाटा एक्सट्रैक्शन जो थी पहले, इट वाज कंसिडर्ड वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। और इवन अगर आप कोई मेंटरशिप प्रोग्राम्स दूसरे वाले ज्वाइन भी करते हैं ना, तो उसमें भी वो आपको कभी भी इस चीज़ पे क्लियरली आपको नहीं बताते इसके तरीके जो होते हैं ना, ताकि दे कीप द थिंग्स अ लिटिल बिट टू देम सेल्फ, ताकि जो है मेन चीज़ रहे कि जो मेन सीनियर है, ही शुड रिमेन द सीनियर, दैट ही वुड बी द वन टू चेक इट आउट। ओके, कि आपकी सारी चीज़ों को क्लियर करे। तो आप लोगों को पहले मैं थ्योरेटिकल सारा स्टफ बताऊंगी, ओके, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एक आप लोगों को सारा करके दिखाएंगे हैंड्स ऑन, एंड देन द लास्ट थिंग वुड बी a tip on how to make this thing very easy for you guys. Okay, so let's start. ओके, सो डाटा एक्सट्रैक्शन जो है ना, इसमें आपके पास कुछ लोग फोर शीट्स बनाते हैं, जैसे कि अच्छा, आई गेस वी कैन नॉट मूव टूवर्ड्स दिस बिग स्क्रीन क्योंकि हमें अच्छा, जैसे कि यहाँ ना आपके पास थ्री शीट्स बनी हुई हैं। एक बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइमरी आउटकम्स, सेकेंडरी आउटकम्स। सम पीपल मेक फोर शीट्स। ओके, एक जो शीट होती है वो डाल देते हैं स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स की, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका एक टेबल एक्स्ट्रा हो जाता है आपकी सिस्टमैटिक रिव्यू में।
व्हाट दे हैव डन हियर इज कि दे हैव डन इज कि दे दोनों जो पहली शीट्स दोनों को कंबाइन कर दिए कि बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर दिया। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेट मी शो यू। दिस दिस इज द स्टफ जो आप एक स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं कि वो स्टडी कहाँ कंडक्ट हुई। ठीक है, किस कंट्री में कंडक्ट हुई, कौन से साल में कंडक्ट हुई, ऑथर का नाम क्या था। और ऑथर का नाम जो आपने लेना होता है ना, वो आपने लेना होता है लास्ट नेम ऑफ दैट ऑथर, ऑफ द फर्स्ट ऑथर का। जैसे अगर ये है तो मैं इसका लूंगी वट एवर इट इज, ड्यूने, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 2023। ओके, सो आई विल राइट हेयर, जैसे ये लिखी हुई है, ये मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दूंगी, ठीक है, टेम्पलेट एक, ड्यूने 2023। नाउ आई विल सी वेयर वॉज इट कंडक्टेड। दिस वॉज कंडक्टेड इन, वो आप लोगों को ना नीचे जाके कहीं मिलेगा। टर्शरी हॉस्पिटल था। ओके, एंड स्टिल अभी तक मुझे नहीं क्लियर हो रहा है कि कहाँ हुआ है। इट वॉज कंडक्टेड इन आयरलैंड। ओके, सो नेक्स्ट यू विल राइट इट वॉज कंडक्टेड इन आयरलैंड। और फिर टाइप ऑफ स्टडी कौन सी है, आरसीटी है, कोहॉर्ट है, वो आपने मेंशन कर देना है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये आपकी आ जाती हैं स्टडी करेक्टरिस्टिक्स में। सम पीपल व्हाट दे डू इज कि दे ऐड फर्दर थिंग दैट इज द जर्नल्स नेम ऑल्सो, ताकि जर्नल्स नेम से क्या होगा कि उससे आपकी वैलिडिटी पता लगेगी उस आर्टिकल की भी। ठीक है, ये टेबल एक तरीके से वो टेबल है जो कि डेमोग्राफिक्स का टेबल होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जब अपनी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज करते हैं तो पहला आपका एक टेबल आता है दैट दैट जस्ट शोज के आपकी पॉपुलेशन है क्या। तो ये टेबल भी मतलब इसमें हम लोग इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, बट दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट जस्ट टू शो कि आपने कौन कौन सी स्टडीज इंक्लूड की हैं और वो स्टडीज कहाँ कहाँ पब्लिश हैं। तो इफ़ यू गाइज ऐड द नेम ऑफ द जर्नल अप टू यू, लेकिन अगर टेबल बहुत बड़ा हो रहा होगा और टेबल बहुत एक्सटेंसिव होगा तो ऑफकोर्स उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, और आपने अपने टेबल्स की प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। अब ये भी स्टडी करेक्टरिस्टिक्स में ही आगे चीज़ें आ जाती हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन के बारे में आपने बताना है, फिर सैंपल साइज, डेमोग्राफिक्स, एनी इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, बेसलाइन करेक्टरिस्टिक्स, फिर इंटरवेंशन। एक दफ़ा देख लेते हैं फिर हम उसी पे शीट पे देखेंगे। इंटरवेंशन में है डिस्क्रिप्शन, क्या थी, क्या कौन सी मेडिकेशन थी, क्या डोज थी, कितनी ड्यूरेशन के लिए दी, फिर ये मेन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बता देंगे, फिर दूसरे कंट्रोल ग्रुप के बारे में भी आपने बताना है। एंड व्हाट वर द आउटकम्स जो उस स्टडी ने इन्वेस्टिगेट किए, और फिर जो स्टडी थी वो क्या थी, फॉलोअप हुआ, कितने अरसे बाद फॉलोअप हुआ, ब्लाइंडिंग हुई भी थी या नहीं, रेंडमाइजेशन, ड्रॉप आउट्स, एंड एडिशनल नोट इफ यू वांट टू। लेकिन वही बात है, वंस अगेन दिस इज टू मच एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल द डाटा दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट फॉर आर स्टडी। ओके, तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि जितना अच्छा बना सकते हैं, गो फॉर मेकिंग दैट, अपना एक्सट्रैक्शन शीट अच्छी बनाएं। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग फिर बाद में उनको छोटा भी कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाती हूँ जो है लेंसेट के जर्नल का था। ये एल्सेवियर का है, ये जामा का है। Let me open it up. It was there in the Lancet, I guess. Systematic review and meta-analysis. यस, इसका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका टेबल शो करती हूँ, ठीक है। आप लोग इस तरह चीज़ें कर सकते होते हो कि आप लोग ना कोई अच्छा जर्नल को पिक करो एंड गो फॉर लुकिंग एट इट कि यार उन्होंने अपने टेबल्स किस तरह चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। उससे थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं यार, अच्छा कि इसका मतलब कि अगर एक अच्छा जर्नल का आर्टिकल ये कर रहा है तो आई कैन गो फॉर डूइंग दिस थिंग ऑल्सो। ओके, सो आई गेस वी हैव दिस। अच्छा, यही वाला आर्टिकल था। ओके, so we have this article already open। ये है आप इनका आर्टिकल, ठीक है। इन्होंने किस तरह किया, अपना बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स वही सब कुछ बताई हुई हैं। स्टडी का नाम लिखा है, ये उसका लास्ट नेम ऑफ दैट ऑथर, 2018 जो भी ईयर ऑफ द स्टडी, फॉलोअप कितना किया उसकी, उसके बाद स्टडी पॉपुलेशन कितनी थी, मतलब इंटरवेंशन एंड कंट्रोल। ये इंटरवेंशन पहला जो हमेशा होता है बिफोर दिस लाइन स्लैश, इट्स द इंटरवेंशन ग्रुप एंड दिस इज द कंट्रोल ग्रुप। और एज इन जीयर्स, इंटरवेंशन कंट्रोल, मेन
इंटरवेंशन कंट्रोल, हार्ट फेलियर के, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इसको फिर फर्दर इसकी फुल फॉर्म ओपन करते हैं। जी फुल है, ओके। फिर उनके बाद उन्होंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, हालांकि दे कुड हैव मतलब एक्सट्रैक्टेड मैनी मच मोर डाटा, वो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते थे कि इसकी फर्दर मोर हम लोग जो देख रहे थे चीज़ें, कि उसकी जर्नल भी निकाल लेते, फिर उसके बाद उनकी बेस लाइन करेक्टरिस्टिक्स, इंक्लूजन क्राइटेरिया, व्हाट अबाउट द इंटरवेंशंस, व्हाट अबाउट द आउटकम्स। लेकिन दे वेंट विद अ लिटिल बिट कि उसको चीज़ों को उन्होंने जनरलाइज रखा है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम एक ही जर्नल को पिक करें, जैसे कि दिस लैंसेट जर्नल। या फिर अच्छा ये होता है कि अगर आपके ही आर्टिकल पे, जो आपका आर्टिकल का नाम है, अगर उस पर कोई पुराना सिस्टमेटिक रिव्यू हुआ हुआ है या उससे रिलेटेड कोई सिस्टमेटिक रिव्यू हुआ हुआ है, गो फॉर चूजिंग द वेरिएबल्स फ्रॉम देयर टेबल्स। ठीक है, दैट इज लाइक द बेस्ट वे टू गो फॉर इट। एक सिस्टमेटिक रिव्यू पब्लिश्ड है ऑलरेडी, आप जाते हो, आप देख लेते हो यार, अच्छा इन्होंने कौन कौन से वेरिएबल चूज किए हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स सिस्टमेटिक रिव्यू इज द मोस्ट एक्सटेंसिव थिंग, आप हर आर्टिकल का सब कुछ ऐड कर सकते हैं, आरसीटीज में बहुत इंफॉर्मेशन होती है। तो इट्स अप टू यू। एक ये दो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जब आप लोग एक्सट्रैक्शन शीट बनाओगे, यू गाइस विल शेयर विद मी। अगर कुछ चीज़ एक्सक्लूड आउट करनी होगी वो हम लोग खुद एक्सक्लूड आउट कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने ट्राई करना है कि एक अच्छी, मतलब अच्छी का मतलब ये है कि प्यारी होनी चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंटेबल। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंटेबल क्या चीज़ें हैं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू डिफरेंट कॉलम्स फॉर दिस स्टडी पॉपुलेशन, व्हाट दे हैव डन इज इंटरवेंशन लिखी है स्लैश उसकी कंट्रोल ग्रुप, फिर इंटरवेंशन स्लैश कंट्रोल ग्रुप की एज, मेन, और आगे ब्रैकेट्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि हम ये यूनिट यूज करें, 54% मेल से, कंट्रोल ग्रुप में इतने मेल से, फिर हार्ट फेलियर्स एंड लाइक दैट दे हैव मेड द टेबल वेरी वेरी प्रिसाइजली। ओके, अच्छा, अगर आप लोग फर्दर पढ़ना चाह रहे हैं इस चीज़ पे, फॉर योर थेरेटिकल इन्फॉर्मेशन मोर, यू गाइस कैन गो फॉर इट। लेकिन ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब एक्सट्रैक्शन किस तरह करते हैं, आप लोगों ने सब ने जो एक्सट्रैक्शन शीट बनानी है, यू गाइस हैव टू गो फॉर द गूगल शीट्स। क्योंकि गूगल शीट्स में फ़ायदा ये है कि, अच्छा, जो क्वेश्चन है ना, आप लोग ड्रॉप करते जाओ, फिर मैं आप लोगों को साथ एंड पे लूंगी, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें जो है ना इसकी आगे पीछे आप लोगों की क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो लेट मी शो यू। अच्छा, अब ये है कि गूगल शीट्स का फायदा ये है कि आप लोग इसमें अपने साथ सारों को एक साथ ऐड कर सकते हो, कोलैबोरेटर्स, इंस्टेड ऑफ कि एक बंदा एक्सेल शीट पे बनाए वो अपनी एक्सेल शीट ग्रुप में शेयर करे, फिर दूसरा बनाए फिर वो अपनी एक्सेल शीट ग्रुप में शेयर करे। इट्स बेटर कि आप सब जो है एक एक्सट्रैक्शन शीट बनानी है, आप लोगों ने मुझे भी उसमें ऐड करना है, फिर मैं जो है उसके आप लोगों की एक दफ़ा उसको रिव्यू भी करवा लूंगी, जो भी एक्सट्रैक्शन शीट आप बनाते हो, और फिर हम उसको चेक भी कर लेंगे। ठीक है, यू गाइस विल प्रेस हेयर शेयर बटन एंड देन यू विल शेयर विद द पीपल। ओके, या फिर आप इसको ओपन भी कर सकते हो, एनी वन विद द लिंक, एंड देन जस्ट कॉपी द लिंक एंड शेयर इट इन द ग्रुप। और इसको आप लोगों ने कहाँ ऐड करना है, यू गाइज हैव टू ऐड इट इन द इन योर ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ताकि सबके लिए आसानी हो, ये चीज़ें गुमनी नहीं चाहिए। और जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग के आर्टिकल्स होंगे वो आप लोगों ने अपने उसमें डालने हैं, जो गूगल ड्राइव में, ताकि वो भी सबके पास हो बाय द एंड। ओके, सो फिर हमारे पास है कि नीड टू क्रिएट एन डाटा एक्सट्रैक्शन शीट ऑन एक्सेल। ओके, गूगल शीट्स। इसमें आपने सिंपल ये करना है कि हर बंदा अपनी जो जो स्टडीज़ जो है ना, आप लोग डिवाइड करोगे अपने मेंबर्स के ऊपर कि यार अच्छा ये आर्टिकल स्क्रीन आउट हुए हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग में, 10 आर्टिकल्स हुए हैं, जितने भी आर्टिकल्स एक्सट्रैक्ट आउट हुए हैं। ठीक है, दे कैन बी मोर देन 10, दे कैन बी 20, दे कैन बी 30, वट एवर, लेकिन इतने ज़्यादा होते नहीं है वैसे, लेकिन स्टिल। तो आप लोग आपस में डिवाइड करोगे और हर बंदा अपनी अपनी जो स्टडी उसके ऊपर डिवाइड हुई होगी उसकी उसको उसकी एक्सट्रैक्शन शीट बनाएगा। जैसे देखें, इवन दिस वाज वन ऑफ द एक्सट्रैक्शन शीट ऑफ अ ग्रुप दैट आई वाज पार्ट ऑफ। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ सबके नेम्स ऐड कर दिए। ठीक है, डिवाइड कर दिया उनको कि ये आप लोगों ने भी इसी तरह करना है कि पर पर्सन यू कैन गिव 2, पर पर्सन यू कैन गिव 3, 5, और फिर उसने डाटा एक्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब आप लोग बना रहे हो तो उसमें फिर आप लोग ये कर सकते हो कि हर बंदा जो है टेबल्स बनाए, और फिर जो दूसरा है, या तो एक बंदा पहले बनाए टेबल्स बना ले, फिर दूसरा जो है उसके अंदर थोड़े से ऐड करे, फिर अनदर पर्सन कैन ऐड द वेरिएबल्स, और फिर बाय द एंड वी कैन जस्ट फाइनलाइज वन एक्सट्रैक्शन शीट। अच्छा, अब जो ये है ना, आप लोगों के जो मेन वाली जो चीज़ें हैं, ये तो ऑलमोस्ट सब में होती हैं। सैम्पल साइज सारी स्टडीज़ का होता है, उनके मेल फीमेल जेंडर वाइज भी हर किसी का होता है, एजेस भी सबकी गिवन होती हैं, और आगे जो कोमॉर्बिड्स हैं वो भी हर स्टडी के होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द प्राइमरी आउटकम एंड सेकेंडरी आउटकम्स। प्राइमरी आउटकम्स और सेकेंडरी आउटकम्स जो है ना, आप लोगों ने उन स्टडीज़ के पिक करने हैं
जो कि 2 स्टडीज में आए हुए होंगे, ठीक है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि मिनिमम 3 स्टडीज में होना चाहिए प्राइमरी आउटकम जो आप अपने चूज कर रहे हो, एंड सम गो फॉर के 2 और मोर में हो जाए तो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है, अगर आपका कोई भी। क्योंकि जो रेवमेन है, जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, वो अगर आपका आउटकम 2 स्टडीज से कम में हो तो वो उसको उसके ऊपर एनालिसिस नहीं रन करता। ठीक है, चले अभी हम लोग आउटकम्स पे नहीं जाते, अभी हम लोग पहले बेस लाइन्स पे ही रहते हैं। ओके, मेक श्योर यू कलेक्ट द बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। अब ये एक हमारे पास टेबल है, ये भी एक ये टेम्पलेट था जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। दिस इज अनदर टेम्पलेट। इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ऑथर डाला हुआ है। लेट मी ओपन इट अप, इसको मैं फुल करती हूँ स्क्रीन। ऑथर का नाम डाला है, उसका लास्ट नेम आपने यूज करना है ऑथर का, ठीक है। ईयर है, फिर उसके बाद उसकी कंट्री डाली हुई है, फिर स्टडी डिजाइन, ठीक है, आरसीटी है जो भी है। फिर पेशेंट्स के बारे में बताया हुआ है। अब ये किस तरह लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज दिस इज द टोटल सैंपल साइज ऑफ दैट स्टडी, ठीक है। अभी हम लोग इंशाल्लाह इसको एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। और दिस इज ऑफ द इंटरवेंशन ग्रुप सैंपल साइज, एंड दिस इज द सैंपल साइज ऑफ द कंट्रोल ग्रुप। फिर मीन एज, उन्होंने एक ही एज चूज की हुई होगी फॉर द इंटरवेंशन एंड द कंट्रोल ग्रुप, तो उन्होंने वो एक ही तरह एक साथ लिख दिया है। मेल्स फीमेल्स उन्होंने 40 54 इस तरह करके मेंशन कर दिया है। फिर टाइप ऑफ पेशेंट कौन सा है उसको भी बताया है। ये पॉपुलेशन के बारे में हो गया। फिर वही चीज़ है, इंटरवेंशन के बारे में उन्होंने बताया कि हमने इस तरह करके ये सारी मेडिकेशन जो स्टडी में यूज़ हुई वो। फिर कंट्रोल के बारे में बताया है, एंड देन लास्ट टाइम कि हमने इसमें कौन कौन से आउटकम्स चूज किए हैं। दिस इज ऑल्सो अ रियली नाइस वे ऑफ मेकिंग योर बेस लाइन करेक्टरिस्टिक्स चार्ट। अब इसमें इन्होंने क्या चीज़ नहीं की हुई जो पिछली वाली स्टडी ने की हुई थी, दैट वाज अ कोमॉर्बिड्स। एक सेकेंड, इसमें इन्होंने कोमॉर्बिड्स नहीं डाले हुए, इस वाली स्टडी ने इसके साथ ही कोमॉर्बिड्स डाल दिए। लेकिन सैंपल साइज उन्होंने भी लिखा मेल फीमेल एज। अब जो आगे जो चीज़ें हैं ना, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन स्मोकिंग इम्यूनोसप्रेस्ड, वो इन्होंने इसमें नहीं ऐड किए। लेकिन अच्छा ये है कि आप लोग यू गो फॉर दिस डिज़ाइन एंड देन ऐड द कोमॉर्बिड्स, या फिर आप लोग ये कर सकते हो कि टाइप ऑफ पेशेंट के साथ ही कोमॉर्बिड्स ऐड कर दो। लेकिन अच्छा ये है कि आप लोग कोमॉर्बिड्स को एक अलग कैटेगरी दो, ताकि जो है उसमें फिर वो प्रॉपर पता लग जाता है कि डायबिटिक्स की इतनी पॉपुलेशन थी, इतनी परसेंटेज थी एंड स्टफ, ठीक है। सो दिस इज आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस सम टेम्पलेट्स। हर डिफरेंट सिस्टमैटिक रिव्यू का हर एक डिफरेंट टेम्पलेट होता है, तो आपने या तो आप लोग ये कर सकते हो कि गो फॉर अ स्पेसिफिक जर्नल जैसे कि लैंसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, या फिर वट एवर आप लोगों को ईजी जो लग रहा है। अब ये है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने वही वंस अगेन रिपीटिशन ऑफ स्टफ, ऑथर नेम, ईयर, कंट्री, सैंपल साइज, फिर पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन की एज, जेंडर, उनके कोमॉर्बिड्स, इंटरवेंशन के बारे में थोड़ा बताना है, और आउटकम्स। ये चीज़ें आपकी हर स्टडी में होनी चाहिए। अगेन वही चीज़ है, स्टडी डिज़ाइन, सैंपल साइज, स्टडी ड्यूरेशन, पब्लिकेशन कब हुई, पार्टिसिपेंट्स के नेम, डिजीज स्पेसिफिक वेरिएबल्स, टाइप, डोज, डिप्रेशन, जो भी चीज़ें हैं, इंटरवेंशन। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ शुरू में एक चीज़ शेयर की थी ना, ये वाला जो मैंने कहा था आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, इफ़ यू गाइस ओपन इट अप, आप लोग देखो कि इसमें इन्होंने इतने ज़्यादा वेरिएबल्स डाले हुए हैं कि ये सारे आप लोगों को यू नीड टू एक्सट्रैक्ट। लेकिन वही बात है वंस अगेन, दैट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट स्पेसिफिक इन व्हाट वेरिएबल्स यू आर एक्सट्रैक्टिंग। अच्छा, ये दो और शीट्स थी जो मैंने एक दो डिफरेंट जर्नल्स की ओपन की थी, थोड़ी सी इसलिए पिक्चर इनकी वो आई है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ली थी। दिस वाज अ स्टडी आईडी, टाइप ऑफ स्टडी वही डाली हुई है, इंटरवेंशन है, कंट्रोल, सैंपल साइज। सैंपल साइज उन्होंने अब देखिए दो अलग कॉलम्स बना दिए हैं, तो ये भी आप कर सकते हो, या फिर आप लोग स्लैश भी यूज कर सकते हो। फॉलो अप है, आउटकम्स हैं। ये एक और तरीका है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंटरवेंशन, कंट्रोल और टोटल का तीनों का अलहदा बना दिया है, ठीक है, तीनों के अलग कॉलम्स बना दिए हैं। इंस्टेड ऑफ कि एक जो स्टडी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, दैट वाज ये एक इस तरह लिखा हुआ था ना, जो हम लोग अभी इसको देख रहे थे, जो लैंसेट में पब्लिश थी, कि इन्होंने क्या लिखा हुआ था किस तरह। अच्छा नहीं, आई गेस ये नहीं थी, दूसरी वाली थी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था 94, फिर ब्रैकेट्स में इंटरवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, वो आसान तरीका था। या फिर ये 3 कॉलम्स बनना जो है, तो आप लोगों के ये जो है आई गेस दिस इज, ये लिखने के लिए तो आसान है कि इसमें गलती पिक करना इजी होगा कि एक बंदा जो है ये डाल रहा है, ऐड कर रहा है, तो हमें बाद में पता भी लग सकता है। लेकिन इट्स लुकिंग अ लिटिल बिट मेसी व्हेन यू विल गाइस विल पब्लिश इट एंड विल राइट इट इन योर मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है। देखिए फीमेल सेक्स का उन्होंने इंटरवेंशन, कंट्रोल, टोटल तीनों को अलग करके लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक दफ़ा इनको एक्सट्रैक्ट करना दिखाती हूँ, फिर हम लोग आउटकम्स की तरफ मूव करेंगे।
ओके सो अब ये तो आप लोगों के पास सिस्टमेटिक रिव्यू की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि उन्होंने अपना बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स का किस तरह बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला कॉलम किस तरह बनाया हुआ है, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है। दिस इज एन आरसीटी, अर्ली मेटफॉर्मिन जेस्टेशनल डायबिटीज। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। आप लोग यहाँ से पिक करोगे इसका लास्ट नेम, जब वो पब्लिश हुई है 2023। इफ दिस आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन टू डिफरेंट ईयर्स, जैसे कि ये वाला जो आर्टिकल है, इवन ये 2023 में भी पब्लिश हुआ हुआ है, ये 2022 में भी पब्लिश हुआ हुआ है, हालांकि सेम ऑथर सेम सब कुछ, लेकिन दोनों डिफरेंट जर्नल्स। ठीक है, तो अगर आपकी डुप्लीकेशन आती है तो पहले ही मैंने कहा था कि यू गाइज हैव टू गो फॉर द लेटेस्ट जर्नल, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे जो 2023 उसका ईयर है। सेकेंडली क्या चीज़ है हमारे पास, अभी हम इसको इधर मूव कर देते हैं। अगली चीज आ रही है कि किस कंट्री में हो रही है कंडक्ट, वो आप नीचे जाओगे, मेथडोलॉजी में एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ दोगे, इंट्रोडक्शन को भी छोड़ देंगे, यहाँ हम आ जाएंगे, मेथडोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। अब हम मेथडोलॉजी पे आए, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इट वाज कंडक्टेड एट टू साइट्स इन आयरलैंड, ओके, एट टर्शरी केयर सेंटर, ओके, एंड दैट इज इट अबाउट इट, कहीं किसी और कंट्री में नहीं हुई। तो कंट्री इज इंपॉर्टेंट, वाई? क्योंकि ये भी शो करता है कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है। अगर ये कंडक्ट हुई है किसी भी कंट्री में, लाइक इन स्मॉल कंट्री, कोई आइलैंड पे, किसी अफ्रीकन कंट्री में, तो वो उसकी क्वालिटी अफेक्ट होगी, ठीक है, उस आरसीटी की। तो वेन एवर द जर्नल जिसमें आप सबमिट कराओगे, पब्लिश करा रहे होगे, जब वो आपके आर्टिकल्स को बस शुरू में इसी तरह करके देखेगा, तो ही वुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि अच्छा यार, ये आर्टिकल्स अच्छे आर्टिकल्स पिक किए हुए हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई आर्टिकल्स ही अच्छे क्वालिटी के नहीं है। ठीक है, फिर देन टाइप ऑफ स्टडी आप लोग चेक करोगे। अब ये कौन सी है? इन्होंने लिखा हुआ है कि इट्स अ फेज 3 डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल है, ठीक है। और ऊपर इवन जो टॉप टॉप पे इन्होंने लिखा हुआ था कि इट्स एन आरसीटी, ओके, और ट्रायल ट्रायल वर्जन लिख रहे हैं, तो आप लोग लिख दोगे कि इट्स अ डबल ब्लाइंड, जो भी आप पूरी प्रॉपर चीज़ भी लिख सकते हो। फेज 3 है, रेंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, ओके। तो दैट्स अबाउट योर टाइप ऑफ स्टडी। क्योंकि आप लोगों को अगर इन वर्ड्स का नहीं पता, तो डबल ब्लाइंडिंग ये होती है कि आपके पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता होता कि उसको मेडिकेशन क्या मिल रही है, और ना ही इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि उसको मेडिकेशन क्या मिल रही है। सो इट्स अ गुड थिंग। ट्रिपल ब्लाइंडिंग ये होती है कि ना पार्टिसिपेंट को पता होता है, ना इन्वेस्टिगेटर को पता होता है, और ना जो बंदा रिव्यू कर रहा होता है उसको पता होता है। सो इट्स लाइक इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल। तो और रेंडमाइज का मतलब यह है कि प्रॉपर ग्रुप्स में डाला गया, रेंडमाइजेशन हुई, डबल ब्लाइंड किया, कंट्रोल्ड था। तो इसका मतलब है ये एक बहुत अच्छा क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट हुआ है, एंड इट्स इन फेज 3। तो अब इनकी मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि व्हाट इज दिस पैरेलल superiority, बट इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड दिस होल पैराग्राफ, दिस होल लाइन। इट्स अ फेज 3 रेंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, ओके। इसमें आप लोग लिख सकते हो, लेकिन इफ इट इज बिकमिंग मेसी, यू कैन जस्ट गो फॉर राइटिंग आरसीटी, इट्स एन आरसीटी, ओके, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। फिर हम आ जाते हैं सैंपल साइज पे। लेट्स गो डाउन। जो आप लोगों का पहला जो टेबल है ना, जो बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स की शीट है, वो आपकी टेबल 1 से ही बन जाएगी। अभी हम लोग इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स पे आ गए हैं और सैंपल साइज पे आ गए, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि अपना सैंपल साइज, कि अर्ली मेटफॉर्मिन जो ग्रुप है उसका सैंपल साइज हमने लिया है 268, और प्लेसिबो का कितना है 267। आप लोग यहाँ लिख दोगे, इनका नाम लिखोगे, यहाँ चेंज करोगे इसको, अर्ली मेटफॉर्मिन, और इस पे हम लिख देंगे प्लेसिबो। अगर तो आपके पास प्लेसिबो आता है या फिर कोई और कंपैरेटर कोई और है, मतलब सबका सेम नहीं है, तो यानी कुछ और स्टडीज है ना जिनमें हमने इंटरवेंशन को कंट्रोल किया है लेकिन हमने कंपैरेटर को, तो आप इसको सिंपल लिख दोगे यहाँ कंट्रोल। फिर हम लोगों ने वो सब शुरू में ही बता देंगे मेथडोलॉजी में कि हमारा कंट्रोल ये था। तो फिर हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे इट इज़ 268। और हम लोग इसका मेंशन कर देंगे कि इसका प्लेसिबो, इसका कंट्रोल क्या था, इट वाज 267, एंड राइट इन द ब्रैकेट्स इट्स अ प्लेसिबो। ठीक है, अगर अगले वाले का आ जाता है कि इट्स हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो आप लिखोगे 54 एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो अगर हमें बाद में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो हम इस तरह कर देंगे कि हम लोग इवन इसका एक अलग ग्रुप बना देंगे, एक और अलग टेबल बना देंगे, जिसमें हम लोग इसका स्टडी का कंट्रोल मेंशन कर देंगे कि इस स्टडी में कंट्रोल ये यूज़ हुआ है, इसमें ये यूज़ हुआ है, और फिर हम लोग इधर हेडिंग से कंट्रोल की देंगे, और फिर हम लोग यहाँ सिंपल लिख लेंगे कि 267 एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है।
तो these are the two ways we can go for it. We just have to make it, try to make it as nice as we can. फिर अब एक और चीज़ ये है कि आपने जो इधर से आपने ले लिए ना वैल्यूज टेबल से, समटाइम द टेबल्स आर नॉट दैट मच डिस्क्रिप्टिव। एक बंदा जो है एक आर्टिकल को रिव्यू कर रहा है, ठीक है, दिस वन पर्सन इज डूइंग वन आर्टिकल, और देखें कितना थोड़ी सी चीज़ें ही हैं, सिर्फ इतना सा ही टेबल है जिसके अंदर से आपने जिसका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। इट वॉन्ट टेक, मतलब आप लोगों का सिर्फ आधा घंटा लगेगा एक बंदे के लिए। तो उसने ये करना है कि सिर्फ ये नहीं करना है कि सिर्फ टेबल पढ़ लिया, थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊंगी, मैं देखूंगी यार ये ठीक है या नहीं है। तो अब इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि 268 वर रेंडमाइज्ड टू रिसीव मेटफॉर्मिन एंड 267 रिसीव प्लेसिबो। फर्दर मोर, कुछ लोग जो थे जिन्होंने विड्रू कर दिया कंसेंट, कुछ ने स्टडी से विड्रू कर दिया, और कुछ और सारी प्रॉब्लम्स हुई। ये बाद में जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपका कंसर्न नहीं है, आपका सैंपल साइज ये था 268 267। ठीक है, तो दो चीज़ों से अब कंफर्म हो गया। वंस अगेन मैं फिर थोड़ा सा जाऊंगी, मैं टेक्स्ट से देख लूंगी। तो उन्होंने कहा कि 268 हमने मेटफॉर्मिन के ग्रुप में डाले एंड 267 वर्क ग्रुप टू द प्लेसिबो ग्रुप। ठीक है, तो ये एक हमारे पास अपना हमें कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज गुड। अब देखिए, आप लोगों की चीज़ों को डबल चेकिंग करना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये होंगी नेक्स्ट, ये होंगी, ये भी होंगी। तो जिस बंदे को जो चीज़ मतलब मिलेगी उसने ही हैज़ टू मेक श्योर कि ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। अदरवाइज एनालिसिस में प्रॉब्लम आएगी, फिर आगे आप लोगों के आर्टिकल में प्रॉब्लम आएगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम देखते हैं कि अब हमारा वही बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ये सारी बनती है ना शीट, और ये जो सारे वेरिएबल्स चूज हुए हुए हैं, जो जो आलिया ने भी क्वेश्चन पूछा है कि सब में मेल्स लेंगे, तो इस तरह नहीं होता। वी हैव टू सी के जो हमारे सेकेंडरी स्क्रीनिंग के जो आर्टिकल्स हैं ना, उन सब का हम लोग एक साथ, आप लोग इस तरह करके ओपन कर लो टेबल वन। जैसे इफ दिस इज माई वन स्टडी, एक मेरी ये स्टडी है, ठीक है, और एज्यूम करें कि एक मेरी ये स्टडी है, पेशेंट आउटकम्स निकले हुए हैं ये, एंड एक सेकंड, टेबल वन, यस दिस वन। तो मैं अब इनमें से मुझे जो है मैं देखूंगी कि यार इनमें कौन सी चीज़ें जो हैं जो सेम सेम आ रही हैं या जो थोड़ी सी सिमिलर हैं, आई विल गो फॉर चूजिंग दोज वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि अब इसमें एज जो है, एज आ रही है, एंड देन इसमें भी एज है, इसमें भी एज है, तो मैं कहूँगी अच्छा चलो यार एक वेरिएबल एज का बन गया। लेकिन मोस्टली जो बेसलाइन करेक्टरिस्टिक्स के आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट सबके आर सी टीज ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, मतलब सब में जेंडर के बारे में बात होगी, एज होगी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। देखें जैसे इसमें जो है, इसमें जो जेस्टेशनल लाइब्रेरीज पे क्योंकि रिसर्च हुई हुई है ना, तो उन्होंने जेस्टेशनल एज ऑफ द वुमेन एक पूछा हुआ है, और ये आपके रिसर्च इस वाले आरसीटी के सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि इस वाले के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रोक के ऊपर हुआ हुआ है, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि उसका हार्ट का रिस्क क्या था, एट्रियल फिब्रिलेशन थी उसको, कोई उसका सेगमेंट पहले से ब्लॉक तो नहीं था उस बंदे को प्रायर स्ट्रोक। तो ये आपने चीज़ें देखनी है, तो अपने आरसीटीज को ओपन करें जो आप लोगों की सेकेंडरी स्क्रीनिंग में आते हैं, और गो फॉर मेकिंग योर एक्सट्रैक्शन शीट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज यू कैन फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर आपको कुछ चीज़ नहीं मिलती तो आप उसको आउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले ही बना रही हूँ ना, तो मैं देखूंगी अच्छा एज है, रेसेस हैं, और हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है। तो मैं ये कर सकती हूँ, वैसे तो एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कि जो सिर्फ रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं आपने वो डालने होते हैं जो आपके सिस्टमेटिक रिव्यू से रिलेटेड हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि अच्छा यार इसमें एज आ रही है, रेसेस हैं, चलो मैं कहती हूँ कि रेस मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैं यहाँ रेस का फैक्टर डाल दूँ, और फिर इंटरवेंशन एंड कंट्रोल। फिर मैं दूसरी स्टडी देखूँ, तो अगर दूसरी स्टडी ने भी रेसिस का लिखा हुआ है तो इन्होंने नहीं लिखा हुआ, दूसरे आप देखोगे उन्होंने भी मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ एक आर्टिकल में आ रही है रेसिस, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको आउट ही कर देंगे, हम कहेंगे अच्छा इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी विल डिलीट दैट कॉलम। ओके, सो आप लोगों की जो पहली शीट बनेगी वो आप लोगों की फर्स्ट टेबल ऑफ योर आरसीटी से बनेगी। सारे आरसीटीज का जो पहला टेबल होता है वो बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। सम आरसीटीज इवन गो टुवर्ड्स द टेबल टू टू रिपोर्ट द बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इसमें देखें अब इन्होंने जो है सिर्फ ये आउटकम्स पे आ गए हैं। इनका हम देख लेते हैं, इन्होंने टेबल वन किया हुआ है, टेबल टू भी इन्होंने बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स का ही डाला हुआ है, रजिस्ट्रेशनल एज है, बीएमआई है, और ये सारी चीज़ें। इस वाले का देख लेते हैं, इसका टेबल वन बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स पे है, व्हाट अबाउट टेबल टू, वो आउटकम्स पे है। तो मोस्टली जो टेबल वन होता है ना, सिर्फ वो आपका पहली शीट में हेल्प करता है, ये वाली शीट बनाने में। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को एंड पे तरीका भी बताऊंगी कि हाउ टू मेक इट ईजियर।
अब हमारे पास आ गया था सैंपल साइज। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है। सैंपल साइज का वही चीज़ है। अब देखें, इसका सैंपल साइज इसने बताया हुआ है, इंसुलिन ग्रुप का 50 है, मेटफॉर्मिन ग्रुप का भी 50 है। तो आप दोनों का मेंशन कर दोगे। फिर नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, दैट इज़ द जेंडर। आपने अपना यूनिट सबने सेम रखना है। यूनिट ऊपर ही मेंशन कर दें ताकि सबके लिए आसान हो। एक बंदा ऐसा ना हो कि एक बंदा परसेंटेज डाल रहा है, दूसरा बंदा नंबर्स डाल रहा है। तो देखिए, उन्होंने लिख दिया है कि फीमेल्स मेल्स, इवन यू कैन राइट हेयर जेंडर, और आप यहाँ पे जेंडर लिखो, फिर मेल, फीमेल, और आगे परसेंटेज। ठीक है। अब एज का आ जाता है, एज मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में उन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए, इस वाले में जो एज है ना, इसमें जो एज है मेंशन्ड है इन फॉर्म ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि मीन बाहर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट्स के अंदर है। सिमिलरली फॉर दिस, मीन इज आउटसाइड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इनसाइड। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में है, इसमें ईयर्स की फॉर्म में है। और इसमें जो है, इसमें मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज की फॉर्म में है। ठीक है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप आराम से निकाल सकते हो कि इसमें से इसका जो मीन है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो आप लोग उधर से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एज को मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में करें। लेकिन जब हमारे पास ये आ जाता है कि यार मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज में ये गिवन है, तो नाउ वी हैव टू गो फॉर चेंजिंग दिस यूनिट। अब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं यही 68 और 58 73 इधर लिख दूँ। उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि हर बंदा जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में कर रहा होगा, एक आर्टिकल जो होगा जिसने मीडियन में डाला हुआ है उसकी वैल्यू डली हुई होगी। तो व्हाट इट वुड डू इज कि इट वुड अफेक्ट योर रिजल्ट्स। और ये पहली वाली शीट जो है ना, इसमें गलती की गुंजाइश है। ठीक है, अगर आप लोग कोई गलती कर देते हो, आप लोगों का सिस्टमेटिक रिव्यू हो सकता है कि पब्लिश फिर भी हो जाए इवन विद द मिस्टेक। लेकिन आउटकम्स में फिर ये बिल्कुल भी चीज़ नहीं आती, क्योंकि आउटकम्स में फिर आगे एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस फिर हमने डिस्कशन करनी होती है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू दिस कन्वर्टर, metaconverter.com। लेट मी ओपन इट अप। ओहो, ये पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा। चलिए, इसको वेट करते हैं जब तक ये ओपन होता है। तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आपकी यूनिट्स जो हैं सबको क्लियर हो कि यार ये इस यूनिट में मैंने एक्सट्रैक्ट करना है। जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आए कि आप ही इसमें ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, कभी इस तरह होता है कि मैं भी आप लोगों को ये दिखा देती। एक हमारी एक हम सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे थे, तो उसमें ये था कि एक स्टडी ने ना उसको डिफरेंट टाइम्स पे मेंशन किया हुआ था कि उन्होंने 1 मिनट पे भी उसका पेन स्कोर मेजर किया हुआ था, एक 2 आवर्स पे किया हुआ था, एक 3 आवर्स पे किया हुआ था। और कुछ स्टडीज में सिर्फ मीन पेन स्कोर लिखा हुआ था, तो वो मीन पेन से कैलकुलेट कर रहे थे, एक स्टडी का प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो भी आपने जो है ना मेटा कन्वर्टर से 3 4 ग्रुप्स का एक भी मीन कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अगर ये चल जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जो गाइस शुड बी क्लियर अबाउट योर यूनिट। और अगर आपको कोई यूनिट में कन्वर्जन समझ नहीं आ रही, इवन यू कैन आस्क, चैट जीपीटी से कन्वर्ट करा सकते हैं, उनसे भी करवा सकते हैं। और यू कैन इवन आस्क इन द ग्रुप के हाउ टू कन्वर्ट दिस आउटकम इनटू दिस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में था, बीएमआई भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में, डायबिटीज़ उन्होंने परसेंटेजेस की फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि इनमें डाटा इस तरह रिपोर्ट हुआ होगा। अब देखिए, यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि, सॉरी एक मिनट, कि जो अब जो है ना, अब हमें ये किस तरह पता लगेगा कि ठीक है, ये पहला तो उन्होंने बता दिया कि ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में है, लेकिन व्हाट अबाउट दीज वंस, आर दे इन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? तो नो। इन्होंने बताया यहाँ साइड पे ही कि न्यूमेरिक वैल्यूज आर रिपोर्टेड एज नंबर, और ब्रैकेट्स में परसेंटेज है, अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड। यानी सिर्फ इसका इंडिकेटेड है तो इसलिए ये है, अदरवाइज बाहर नंबर्स हैं और अंदर जो है उनकी परसेंटेजेस गिवन है। तो अगर मैंने स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिखना होगा तो मैं 6.3% लिख सकती हूँ यहाँ। ठीक है, मैं लिख दूंगी 6.3% और परसेंटेज में मेंशन करूंगी। इफ़ यू आर गोइंग फॉर नंबर्स, तो आप लोग यहाँ लिखोगे कि वी आर गोइंग फॉर नंबर्स, और उसमें फिर आप लोग नंबर डालोगे। लेकिन उसमें फिर ये होगा कि एक और कॉलम भी हमारे पास आ जाएगा, दैट वुड बी द कॉलम ऑफ टोटल। 1 column to the right, insert 1 column
ठीक है, इसको हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं। वैसे चले इसको हम लोग ना इस वाले को इधर कर देते हैं। और आप लोगों को यहाँ टोटल का कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग नंबर्स में जाते हो, यू विल राइट द नंबर हेयर देन दिस। या फिर आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग पे लिख दो इस तरह करके 5/25, कि 5 लोग स्मोकिंग करते थे आउट ऑफ द टोटल स्मोकर्स। लेकिन यू कैन इवन राइट इट इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द बेसलाइन करेक्टरिस्टिक्स। अगर फिर कुछ हम थोड़े से और आर्टिकल्स भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग आगे मूव करते हैं ताकि हमारा टाइम भी ना ज़ाया हो। ओके, सो नाउ फॉर द आउटकम्स। आउटकम्स जो होते हैं ना, थोड़ा सा अब जो है बेसलाइन जो होती हैं ऑलमोस्ट डिफरेंट आर्टिकल्स की सेम ही होती हैं, कि इसमें क्या करना होता है, अपने एज है, सैंपल साइज है, जेंडर है और कोमॉर्बिड्स। मोस्टली आर्टिकल्स ने यही बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में डाला हुआ होता है, और शुरू में सारी चीज़ें। जो कि मेन चीज़ अब आप लोगों की आ जाती है ना, वो होती है आउटकम्स को डिफाइन करना। और आउटकम्स जो है, क्योंकि अब जो है अगर आप जो भी आउटकम निकालोगे ना, दैट विल अफेक्ट कि आपकी जो टाइटल है और जो आपका सिस्टमेटिक रिव्यू जिस चीज़ पे है वो किस चीज़ पे जा रहा है। तो इसमें जो है थोड़ा सा अब आपको यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि कौन से आउटकम्स हमने आउट कर इन करने हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स के आउटकम्स आ जाते हैं, डाइकोटमस एंड कंटिन्यूअस। डाइकोटमस में हमारे पास सिर्फ ये होता है, डाइकोटमस का मतलब ये है कि येस एंड नो। एंड कंटिन्यूअस मीन्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज। डाइकोटमस का जैसे एग्जांपल आ जाएगी कि डिड द पर्सन डाई और नॉट, ओके, हार्ट फेलियर हुआ या नहीं, येस और नो। तो इसमें हम कहते हैं कि इवेंट्स एंड टोटल्स। तो इसको सिर्फ हम लोग दो कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, जस्ट द इवेंट्स एंड जस्ट द टोटल्स। ओके, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाती हूँ। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि जिसमें कहते हैं कि अगर उस बंदे ने मेटफॉर्मिन ली तो उसकी उसकी ब्लड शुगर कितनी ड्रॉप की। तो एक कहता है कि इट ड्रॉप बाय 20, इट ड्रॉप बाय 30, इट ड्रॉप बाय 40, वट एवर। ओके, सो इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, इट्स नॉट इन जेस एंड नो। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। वी आर कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस कंपेयरिंग रेडिएशन टू कीमोथेरेपी फॉर पीडियाट्रिक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, एक स्टडी हुई है जिसने देखा है कि रिलैप्स हुआ या नहीं हुआ इन 50 आउट ऑफ 250 टोटल पेशेंट्स हु रिसीव्ड कीमोथेरेपी, और 100 पेशेंट्स रिसीव्ड कीमोथेरेपी हु रिसीव कीमोथेरेपी रिलैप्स्ड। अब हमारे पास कितने आ गए हैं कि रिलैप्स अकर्ड इन 50 आउट ऑफ 250 पेशेंट्स हु रिसीव्ड कीमो एंड 100 पेशेंट हु रिसीव कीमोथेरेपी रिलैप्स्ड। अब आई गेस ये थोड़ा सा इसमें आई गेस मिस्टेक हुई है। इसमें रेडियोथेरेपी इधर वर्ड होना चाहिए। ओके, सो रेडियोथेरेपी, रेडिएशन में हमारे पास इवेंट्स कितने होंगे, कंसिडरिंग कि ये कीमोथेरेपी नहीं, ये रेडियोथेरेपी लिखा हुआ है, तो इवेंट्स कितने होंगे हमारे पास इसमें टोटल। इन केस ऑफ रेडिएशन हाउ मेनी वुड पीपल वुड हैव रिलैप्स्ड। दैट वुड बी 50। ओके, एंड इवेंट्स में हम लोग डाल देंगे 250। और फिर कीमोथेरेपी में हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट वुड बी अगेन 100। एंड आउट ऑफ 100 मतलब 50% है, तो यानी टोटल कितना होगा, 200। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस थिंग। उन्होंने कहा है कि कन्वर्सली 50 आउट ऑफ द टोटल 250 पेशेंट्स हु रिसीव रेडिएशन 50 ने रिलैप्स किया, यानी हमारे पास कितने लोगों ने रिलैप्स किया वो हम लोग यहाँ डालेंगे कि इतने लोगों ने रिलैप्स किया, दैट वाज 50। एंड हाउ मेनी वर द टोटल पेशेंट्स, दैट वाज 250। व्हाट अबाउट कीमोथेरेपी, इट्स सेइंग कि हाफ रिलैप्स्ड, हाफ में हमारे पास आके यानी 100। सो व्हाट वर द टोटल नंबर, दैट वाज 200। Okay, so this is how you write the data of a dichotomous variable. इसका मैं आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। लेट अस गो हेयर, और ये हमारे पास अपना प्राइमरी आउटकम आ जाता है। अब ये है, एक स्टडी थी ऑन हर्निया, कि हर्निया की सर्जरी जब होती हैं तो जो एक सर्जरी टाइप है दूसरी सर्जरी टाइप उन्होंने लिखी हुई है, तो उसमें सिरोमा फॉर्मेशन होती है या नहीं होती। ठीक है, वो कैसे उनको पता लगा, उन्होंने अपनी आरसीटी से देखा। अब हम लोगों ने पहला टेबल देख लिया, पहले टेबल से हमने पहली शीट बना ली। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड टेबल, प्राइमरी कंपोजिट आउटकम। इसमें वो कह रहे हैं कि कितने लोग ऐसे थे जिनको मेटफॉर्मिन मिली कि उसके बाद उनको इंसुलिन यूज करनी पड़ी। तो इट्स सेइंग 101 पीपल जिनमें इंसुलिन यूज करनी पड़ी, उनको पे आउट ऑफ 263 पीपल हैड टू स्टार्ट इंसुलिन। एंड व्हाट अबाउट द प्लेसिबो, 134 हैड टू डू दैट। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं इस तरह लिखूंगी अपना, यहाँ मैं इसका नाम लिखूंगी, ये मेरा इंटरवेंशन ग्रुप है अर्ली मेटफॉर्मिन। इसका जो आउटकम है मैं इसको इधर लिखूंगी, मेंशन करूंगी, इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन। कितने इवेंट्स हुए हैं इसमें,
101 out of 263 and 134 आउट ऑफ 262। ठीक है, तो इस तरह जो है, और यहाँ मैं लिख दूंगी ये प्लेसिबो है। तो इसमें आपने ये इस तरह मेंशन करना है। वन इसमें भी आप यही करोगे कि आपने एक दफ़ा टेबल से देख लेना है और फिर आपने ऊपर भी चले जाना है। ये प्राइमरी आउटकम है, तो आप इसमें देखोगे कि इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा आपके रिजल्ट्स में। एडहेरेंस है। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो फॉर द रिजल्ट सेक्शन। इन्होंने जो होता है ना, मोस्टली टेक्स्ट में भी मेंशन होता है कि जो चीज़ इन्होंने टेबल में लिखी होती है, लेकिन कभी कभी अपनी जगह को सेव करने के लिए टेक्स्ट में मेंशन नहीं भी करते। अच्छा देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है इंसुलिन इनिशिएशन अकर्ड इन 101 पार्टिसिपेंट इन द मेटफॉर्मिन ग्रुप एंड 134 पीपल इन द प्लेसिबो ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने मेंशन करनी है। और यहाँ आपने ट्राई करना है कि यहाँ ट्राई नहीं करना, यहाँ परसेंटेजेस डालनी ही नहीं है, यहाँ सिर्फ नंबर्स होंगे। क्योंकि हमने बाद में इस वाली शीट्स के ऊपर प्राइमरी आउटकम पे और सेकेंडरी आउटकम के ऊपर रेवमैन का एनालिसिस रन करना है। तो उसमें परसेंटेजेस को वो रीड नहीं करता, इट रीड्स जस्ट द नंबर्स। अगर आपके पास डाटा इस तरह लिखा होता कि 38.4 पीपल के अंदर ये करनी पड़ी, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे। फिर कन्वर्ट किस तरह करोगे, वही है तरीका कि टोटल कितने थे आपकी जिनको मेटफॉर्मिन मिली, 264। और फिर आप देखोगे कि 38.4 क्या 264 कितना बनता है। ठीक है, बट यू हैव टू जस्ट ऐड द नंबर्स, यू डोंट हैव टू ऐड द कोई और आप परसेंटेजेस नहीं डाल सकते। इधर प्राइमरी आउटकम वाली शीट में और सेकेंडरी आउटकम की शीट में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू हैव टू आस्क इन द ग्रुप। ठीक है, इसमें कुछ भी आप लोगों ने खुद से नहीं सोचना कि यार अच्छा ये डाल देता हूँ, ये कर देता हूँ। क्योंकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो आप लोगों का आगे एनालिसिस भी अफेक्ट होगा। अब कौन से आउटकम चूज करने हैं, ये एक अभी भी आप लोगों के दिमाग में होगा, उसका मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, पहले हम लोग कंटिन्यूअस का भी देख लेते हैं इसी तरह। अब एक ये टेबल है कि अब इसमें में ही हमारे पास एक आउटकम्स में जो है जो हमारे पास ओके। देखिए, फास्टिंग ग्लूकोज उन्होंने बताई है कि फास्टिंग ग्लूकोज एट वीक 32 ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसकी जो है अर्ली मेटफॉर्मिन जो यूज़ करी थी उनकी फास्टिंग ग्लूकोज एट 32 वीक्स, उसका मीन ये है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के जो ग्रुप्स बनते हैं वो इस तरह नहीं बनते। इवेंट टोटल नहीं बनते, उसके तीन ग्रुप्स बनते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टोटल। ओके, सो आप लोग इधर लिखोगे जैसे कि इसका नाम चेंज करेंगे हम लोग, फास्टिंग ग्लूकोज एट 32 वीक्स, अर्ली मेटफॉर्मिन, सॉरी, एंड यू विल राइट हेयर द प्लेसिबो। ओके, सो फिर उसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टोटल। कुछ लोग ये करते हैं कि अपना जो ऐसे ये आउटकम है ना, ये आउटकम एक आउटकम है, तो उसकी एक शीट बनाते हैं और उसका नाम यहाँ ही चेंज करते हैं कि इसको मैं कह दूँ कि फास्टिंग ग्लूकोज एट 32 वीक्स। मतलब हर आउटकम की एक अलग शीट बनाते हैं। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हो, उससे जो होता है ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आपको सारे आउटकम नजर आ रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ कि जस्ट प्राइमरी सेकेंडरी आउटकम लिखो, आप लोग सारे आउटकम्स को मेंशन कर दो। ठीक है, सारे आउटकम्स को लिखते जाओ, बाद में हम लोग उनको डिवाइड कर लेंगे कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है, तो एक ये दो चीज़ें होगी आपकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब मैं इसको एक दफ़ा चेक करती हूँ कि हैज़ इट स्टार्टेड वर्किंग और नॉट। मेटा कन्वर्टर। ओके, इसको हम दूसरे वाले को देख लेते हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह ही बना हुआ है। ओके, इसमें जो है ना, आप देखें, इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास डाटा मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज में है। अच्छा, आई गेस यही इशू आ रहा है पहले वाले का भी। मैंने तो ऑन ही नहीं किया हुआ एड ब्लॉकर। अच्छा, ये पड़ा हुआ एड ब्लॉकर। ओके, सॉरी, एक मिनट, ये समझ आ रहा है जो है ना इसके टैब्स। ओके, सो इट्स स्टॉप्ड।
ठीक है, अब हमारे पास जो था ना, एक जो थी जिसमें हमारे पास अवेलेबल, अब इसमें मेटा कन्वर्टर जो है ना, ये आपको सारे यूनिट्स को आगे पीछे चेंज करने में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड एरर में आपका डाटा गिवन है, यू कैन कन्वर्ट इट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। मीडियन और रेंज में गिवन है, उसको भी आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कोई गिवन है, उनको भी आप चेंज कर सकते हो। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी, मोर देन वन ग्रुप का है तो उसको एक सिंगल वन में भी आप डाटा को कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। और कुछ इस तरह की, मतलब इसको आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हो। रेंज को भी स्टैंडर्ड डेविएशन में हेल्प कर देता है कन्वर्ट करने की, सिंगल और इंडिविजुअल पेशेंट्स के डाटा को भी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन में हेल्प कर देता है। और ये आप लोग को यूज़ नहीं आएंगे इतने खास। जो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है ना वो ये होता है, और देखिए इवन इन्होंने आगे भी बताया, मैं कन्वर्ट ग्लूकोज फ्रॉम मिलीमोल्स टू मिलीग्राम, लिपिड्स को भी, डिफरेंट मेजरमेंट्स को, टाइम यूनिट कन्वर्टर्स को भी। ठीक है, अगर किसी एक स्टडी में या ईयर्स में गिवन है, एक में मंथ्स में गिवन है, तो यू कैन कन्वर्ट इट। तो आप लोग इसको खुद भी देख सकते हो कि अगर जो आपको चीज़ यूज़ आ रही हो तो। अभी हमारे पास जो था वो ये था, मीडियन एंड इंटरक्वांटाइल रेंज का था, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपने पहले मीडियन बताएं, फिर उसके डिफरेंट क्वार्टाइल रेंजेस बताएं और सैंपल साइज। अब हमारे पास ये स्टडी थी अपनी जिसका डाटा इस तरह अवेलेबल था, तो इसका मीडियन था 66। ये हमारे पास था, ओके। मीडियन इज 66। व्हाट अबाउट द फर्स्ट 58? Q1, Q1 ये है, और 73। फिर वो पूछा है कि सैंपल साइज क्या है ग्रुप का, तो वो मेरे पास है 732। 732। वट आई विल डू इज, मैं नीचे जाऊंगी, मैं कहूंगी कि कैलकुलेट करें। जो दूसरे वाला है ना, जो मेटा कन्वर्टर है, वो तो बिल्कुल फ्री है। ये अब जो है ये तंग कर रहा है कि सब्सक्राइब ना, ओके। सो इट्स नॉट लेटिंग मी कैलकुलेट, लेकिन तरीका यही है कि अगर मैं इसको सब चीज़ें, तीनों चीज़ें डाल दी मैंने इसमें, चारों चीज़ें, और मैं जब इस पर कैलकुलेट करती हूँ तो आपको मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन में शो कर देगा। अगर हमारे पास वो चल पड़ता है तो उसको मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि इफ़ इट वर्क्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एक जो अब जो है ना, जो आउटकम्स का तरीका है, जो पहले जिस तरह लोग करते थे ना, दैट वाज दिस वे। आपने क्या करना होता है, आप एक एक आर्टिकल को इस तरह बनाते हो कॉलम्स में। प्राइमरी आउटकम की पहले शीट बनाते हो। एक स्टडी का नाम उन्होंने लिखा हुआ है, आगे ईयर लिखा हुआ है उसका, फिर दूसरी स्टडी का नाम लिखा हुआ है, उसका ईयर लिखा हुआ है, देन थर्ड स्टडी, फिर ईयर लिखा हुआ है, और इस तरह करके ये बना दिया। फिर उन्होंने देखे इंडिविजुअल आउटकम हर स्टडी के मेंशन किए हुए। एक बहुत लंबी सी लिस्ट बनती थी, अराउंड 20-30 आउटकम्स की। तो वो मैं किस तरह बनाऊंगी, जैसे कि अब ये वाली मेरे पास स्टडी है ना, इसके सारे मैं आउटकम्स अपने पास लिखूंगी इस पे एक्सेल शीट पे, यहाँ लिखती जाऊंगी। फिर मैं दूसरा अपना आर्टिकल ओपन करूंगी, और फिर मैं आगे उसके आउटकम्स लिखती जाऊंगी। और फिर मैं उनके आगे इस तरह करके क्रॉस लगाऊंगी कि यार अच्छा, इस आर्टिकल में ये दो चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं, ये आउटकम्स हैं, ये नहीं है इसमें, मतलब ये सारे हुए हुए हैं लेकिन ये तीन नहीं है। तो जो आउटकम दो या दो से ज़्यादा स्टडी में आएगा, यू विल ओनली चूज दैट आउटकम, ओके। अदरवाइज यू कैन नॉट चूज दैट आउटकम, क्योंकि दो, वी विल गो फॉर टू। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आउटकम्स हो रहे हैं टू के साथ, जैसे कि अगर हम टू करते हैं तो कोई 5-6 आउटकम्स निकल आते हैं, तो 5-6 तो ठीक है, फाइन। लेकिन अगर कोई 10-20 आउटकम्स बन रहे हैं, तो फिर हम लोग ये करेंगे कि वो आउटकम जो तीन स्टडीज़ में आ रहा है, वी विल ओनली इंक्लूड दैट, ओके। तो व्हाट पीपल वुड डू इज कि वो इस तरह बैठते थे, एंड अभी भी यही करते हैं। अभी भी इट्स द मोस्ट ऑथेंटिक वे यही है कि आप हर आर्टिकल को ओपन करो, उसके देखो कि आउटकम्स क्या हैं। फिर आप देखो कि यार अच्छा, कौन सा आउटकम जो है सबके साथ शेयर हो रहा है, और ये सारी उन्होंने लिस्ट बनाई है। पहली स्टडी, उसके आउटकम्स, सेकंड स्टडी, उसके आउटकम्स के साथ आगे, और फिर उसको जो है आप चेक करते जाओ कि यार कौन कौन से जो है। अब देखिए ये वाला आउटकम जो है, ये तकरीबन 1, 2, 3, 4 स्टडीज, पांचों में आ रहा है, तो आई विल इंक्लूड दिस। ये वाला आउटकम जो है, ये सिर्फ एक स्टडी में, इन सब में नहीं है, तो मैं इसको आउट कर दूंगी। वंस अगेन दिस आउटकम इज इन 3 और 4 स्टडीज, मैं इसको इंक्लूड करूंगी। आगे वाला आउटकम ये किसी में भी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी में है, ये भी एक स्टडी में है, तो मैं इसको नहीं इंक्लूड करूंगी। सो दिस इज मैनुअल वे ऑफ डूइंग दिस, ओके। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को अभी एक बताती हूँ कि हाउ टू डू इट। पहले हम लोग थोड़ी सी अपनी चीज़ों को सेट कर लें। एक इस तरह की स्टडी थी जिसमें ना उन्होंने इस तरह करके लिखा हुआ था, एक फुल कोहॉर्ट लिखा हुआ था, और उसका डाटा दिया हुआ था, एज एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फीमेल, और ये सारी चीज़ें। और एक लिखा हुआ था उन्होंने मैच्ड कोहॉर्ट, और इसका डाटा भी साथ दिया हुआ था, हालांकि दोनों सेम ग्रुप्स हैं।
आईवीटी, ईवीटी, ईवीटी अलोन, और ये सारी सारी चीज़ें। तो इन केस ऑफ दिस केस आपने जो है यू हैव टू गो फॉर दिस मैच्ड कोहॉर्ट। ओके, क्योंकि मैच्ड का मतलब ये है कि उन्होंने दोनों ग्रुप्स को स्टैंडर्डाइज किया, रेंडमाइज किया, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया, सारे को फाउंडर्स को हटाया और फिर उसकी वैल्यूज ये आई। और ये जो है वैल्यूज ये ओपन जब शुरू में उन्होंने किया था तो तब ये वैल्यूज थी। तो यू हैव टू गो फॉर मोर ऑथेंटिक एक्यूरेट डाटा। आप स्टडी नेम जो है लास्ट नेम है आपने डालना है। और आपने अगर कोई डाटा नहीं मिल रहा, कोई आउटकम नहीं मिल रहा, यू हैव टू चेक इन द टेक्स्ट, इन द फिगर्स, द टेबल्स, और इवन इन द सप्लीमेंट्री फाइल्स। एक मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक आर्टिकल है। अब इन्होंने इसमें ना आउटकम्स को टेबल्स में डाला हुआ नहीं है, तो मैं इसको देख रही थी कि उसमें फिर आपने आउटकम क्या करना है, आपने इसके रिजल्ट्स को पढ़ना है। उन्होंने मेंशन किया है कि जो एफिकेसी और मेटफॉर्मिन है फॉर ग्लाइसीमिक कंट्रोल, जो उनका आउटकम था, वो हमने सिर्फ शो किया है फिगर में। तो अगर सिर्फ टेबल्स को देख रही होती तो मुझे लगता है यार अच्छा इसमें तो कोई आउटकम है ही नहीं स्टडी में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है एक आरसीटी कंडक्ट हो गया है विदाउट एन आउटकम। सो फिगर में जो है आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो नाउ यू हैव टू चेक फ्रॉम द फिगर एंड इधर से आप परसेंटेजेस लेंगे कि एफिकेसी इन ग्रुप वन मेटफॉर्मिन की थी या नहीं, येस और नो, और ग्रुप बी में थी या नहीं। तो इवेंट ये जो है वो वाला डाटा है, आपके पास डाइकोटोमस डाटा है, ठीक है, इवेंट्स कंट्रोल, येस एंड नो। ठीक है कि जो ये मेटफॉर्मिन ग्रुप है, यानी उसमें कितने लोगों के अंदर आया, 16 लोगों में अफेक्ट की मेटफॉर्मिन। आउट ऑफ टोटल मैं देख लूंगी अपना टोटल कितना है मेटफॉर्मिन का, दैट इज 50 ग्रुप। ये इंसुलिन ग्रुप है। फिर सेकंड ग्रुप इज द मेटफॉर्मिन ग्रुप, उसमें इफेक्टिव थी या नहीं, तो यस इज 37, यानी इवेंट्स 37 थे, टोटल कितने थे, 50। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग इसको चेक करोगे। और आपने कभी कभी इस तरह होता है, उन्होंने यहाँ मेंशन किया होता है कि ये हमारा सप्लीमेंट्री फाइल में डाटा अवेलेबल है। आप लोगों का जो मेन चीज़ें होंगी ना वो आपके रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स एंड मेथडोलॉजी में आपको सारा डाटा मिलेगा। अभी इन्होंने देखें बताया हुआ है कि हमने सप्लीमेंट्री फाइल में ये डाटा डाला हुआ है जो प्लेसिबो ग्रुप का इफेक्ट है। तो अगर आपको टेबल से नहीं मिल रहा तो यू विल ओपन द सप्लीमेंट्री फाइल फॉर द डाटा, फॉर द आउटकम। यूनिट्स शुड बी सेम, एज मैनी आउटकम्स एज यू कैन फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर हम लोग उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। इफ ओनली परसेंटेजेस आर देयर, मैंने आपको बताया कि आउटकम्स को आपने कन्वर्ट करना है टू नंबर्स। अगर लीस्ट स्क्वायर मीन गिवन है, जैसे कि हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे थे, आप उसको कंसिडर करोगे एज द मीन। ओके, अगर यहाँ जो है आर्टिकल में इन्होंने दिया हुआ होता कि ये डाटा लीस्ट स्क्वायर मीन में गिवन है, तो आप लोग उसको एज अ मीन ही कंसिडर करोगे, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मीन का मतलब भी लीस्ट मीन ही होता है। ये दोनों, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आप लोगों को इंशाल्लाह फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड ओके, लेट मी जस्ट लुक एट इट, और फिर हम बस एक दफ़ा इसको चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट जो आप लोगों ने मेन एक्सट्रैक्शन शीट बनानी है। अब जो इसका एक तरीका है ना वो ये है कि अब जो है ना पहले जो करते हैं और इवन अभी भी लोग यही करते हैं कि दे डू इट मैन्युअली, इसलिए जो एक्सट्रैक्शन शीट वाला काम होता है ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है इसमें, कि आपने उसको बनाना, आउटकम्स को थोड़ा सा फिल्टर करना। इसमें इवन आपको एक रिव्यूअर की भी हेल्प चाहिए होती है कि यार देख देख के आपको चेक करके दे दे कि इज इट फाइन और नॉट। हमारा सेशन जो है ना ऑलमोस्ट इसमें अब थोड़ी सी बस चीज़ें रह गई हैं, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन अनदर वे इज़ कि अब आप लोग एआई की हेल्प ले सकते हो। मैं एआई का आप लोगों को इतना ज़्यादा इस चीज़ों का थोड़ा सा बताने का अवॉइड भी करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स सम पीपल दे से इट्स एथिकली रॉन्ग टू यूज़ एआई व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च और ये सारी चीज़ें। बट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एआई, इसमें देर इज़ नो हार्म इन दैट। ओके, आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाता है। देर वॉज वन ऑफ आवर मेंटरशिप, एक ग्रुप मैंने ज्वाइन खुद किया था, तो उसमें ना एक देर वॉज अ पर्सन हु आस्क्ड एट द एंड ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन सेशन कि उसने कहा कि मैम कोई आई वॉज अटेंडिंग सेशन। ओके, तो उन्होंने एक जो मेन स्पीकर थे उनसे पूछा कि कोई आपके पास तरीका है कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें कि एक्सट्रैक्शन शीट बनाने को, क्योंकि इट सीम्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स थिंग कि यार कौन से आउटकम्स यूज़ करने हैं। तो उन्होंने कहा कि नो, ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ, और अगर आपको कभी मिलती है तो आप भी हमारे साथ शेयर करना, लेकिन अब ये सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जो कि बात है कि यस यू हैव टू स्पेंड सम गुड टाइम ऑन इट, बट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट एआई टूल्स। ओके, अब इसमें मैंने क्या किया कि दिस वाज अ स्टडी जो मैंने आप लोगों को दिखा रही थी, दिस वन। ओके, लेट मी जस्ट टर्न इट बैक द स्टफ, ताकि ये जो हमने चेंजेस किए हैं ये सारे खराब ना हो।
अच्छा। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैं सिंपल इधर गई और मैंने इसमें अपने आर्टिकल्स अपलोड किए। एक मिनट, लेट मी ओपन अप द आर्टिकल। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी सिमिलैरिटी है। अब ये जो एक्सट्रैक्शन शीट बनी हुई है ये मैनुअली बनी हुई है, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो है ना, इसमें आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाउ मच सिमिलैरिटी इज देयर इन दिस ग्रुप। दिस दीज दे दो फाइल्स ही इसमें सिर्फ हमारी इस सिस्टमैटिक रिव्यू में सिर्फ 5 आर्टिकल्स सेकेंडरी स्क्रीनिंग में इंक्लूड हुए थे। 3 हो गए। एक दो हो गए हैं एंड 2 मोर वी हैव दिस वन, एक ये आ गया। और लास्ट, मतलब एक तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार व्हाट इज द मेन वे, एंड दिस इज जस्ट अ वे टू हेल्प यू गाइस, ओके। कि आप इसमें इसकी आप हेल्प ले सकते हो कि यार अच्छा, अगर आपके चीज़ें इस तरह हो गई हैं तो अब इसके बाद मैं क्या चीज़ें चूज कर सकता हूँ फर्दर। अच्छा चलिए, हम इसको ही 4 को ही करते हैं, मेरे पास अभी फाइनल फाइल नहीं आ रही। ओके, आप इसको सिंपल कहो कि हेल्प मी। अगर मैं इसको इवन लिखूँ ना कि हेल्प मी मेक द एक्सट्रैक्शन शीट, ये आपको पूरी एक्सट्रैक्शन शीट भी बना के दे देगा, लेकिन दैट्स अ लिटिल वे कि उसमें उसमें बहुत प्रॉब्लम, उसमें एरर्स के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स इट कैन नॉट गो थ्रू ऑल द थिंग्स। लेकिन आप कहते हो कि दीज आर आई एम कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑन different approaches for inguinal hernia surgery, comparing two different surgeries. Help me make, help me decide on the variables for the extraction sheet, considering these 4 articles. Even if you say, if you even if you write help me make an extraction sheet, you guys will be surprised, ये पूरी एक्सट्रैक्शन शीट आपको बना के दे देगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको प्रॉब्लम भी बताती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम अब क्या आएगी। अब ये हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं इंटर। करते मैं आप लोगों का क्वेश्चन भी देख लेती हूँ, क्या क्वेश्चन है। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स एंड आउटकम्स। आउटकम जो है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। आउटकम देखिए, अभी स्टडी के उन्होंने बहुत ज़्यादा आउटकम्स चेक किए हैं कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या थी, ये सारी चीज़ें क्या थी। एंड पॉइंट का तो मतलब क्या है ना कि जो आरसीटी कंडक्ट हुआ तो उसकी उसका एंड कंक्लूजन क्या था। तो वो दोनों में बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब देखें, अब उसने ये बताया है कि आप स्टडी और बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के ना आप ये चीज़ें चेक करो। आप स्टडी डिज़ाइन निकालो, नंबर ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट डेमोग्राफिक्स, देखें वही सारी चीज़ें हैं, मीन एज, जेंडर, बीएमआई। और इसमें हम देखते हैं ये, अब ये एक मैनुअली बनी हुई शीट है, ठीक है। जेंडर, मीन एज, बीएमआई, ओके फर्दर। लेट्स सी कि हमारे पास और क्या चीज़ें हैं। उसने कहा कि कोमॉर्बिड्स की बात देख लें, आपकी उनकी एएसए स्कोरिंग क्या है, ठीक है। हर्निया की टाइप्स बता दें, दैट्स ऑल्सो गुड। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स केस था उसके बारे में बता दें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब उसने कहा है कि आपके जो आउटकम्स है ना, वो ये डाटा आएगा, मीन ऑपरेटिव टाइम। नहीं, ये भी सॉरी उसी में ही आ रहा है, ये बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में। इंटरऑपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या नहीं हुई, टीचिंग प्रोसीजर, सर्जन वर्कलोड। अब यहाँ हमारे पास आउटकम्स आ गए, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, पेन स्कोर। ठीक है, मैं अब आप लोगों को आउटकम्स दिखाती हूँ। मेन जो मुश्किल काम होता है वो आउटकम्स ही होते हैं। ये जो होती है ना शीट आपकी बन जाती है। देखिए, पहला हमारे पास आ रही है चीज़ सेकेंडरी आउटकम है लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, ठीक है। ये हमने एक आउटकम निकाला था, उसने भी ये एक आइडेंटिफाई कर दिया। देन वी हैव द पेन स्कोर। सॉरी एक मिनट, पेन स्कोर भी हमने कैलकुलेट किया था इसका। रिकरेंस है, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे। अच्छा, पता नहीं यहाँ नहीं गिवन, लेकिन पेन स्कोर भी जो था ना हमने स्टडी में कैलकुलेट, अच्छा हाँ ये नीचे आ गया, यूरिनरी रिटेंशन है। पेन स्कोर भी हमने इस स्टडी का कैलकुलेट किया था, दैट वाज आल्सो गिवन इन ऑल ऑफ द। एनाल्जेसिक रिक्वायरमेंट है। अर्ली कॉम्प्लिकेशन, अब इसको देखें, अब इसमें अर्ली कॉम्प्लिकेशन में उसने ये सारी लिखी हुई है। अगर तो मैं आर्टिकल्स को ओपन करूँ तो शायद मुझे ये सारी मिल जाएं, ठीक है। अगर 2-3 आर्टिकल में हो तो आई विल गो फॉर चूजिंग दीज। अब इसमें तो जो हमने चेक किए हैं वो हमने यूरिनरी रिटेंशन, सिरोमा, वूंड इन्फेक्शन। इसमें देखें, अब इसमें
यूरिनरी रिटेंशन, पीछे वाली में था हमारे पास वुंड इन्फेक्शन, रिकरेंस, एंड एट द बैक इट वाज सिरोमा। ठीक है, मतलब उसने आपको, अगर आप फर्दर इसको मेंशन करो ना कि हेल्प मी जस्ट मेक देम सिंप्लीफाई, आउटकम को सिंप्लीफाई कर दें, तो आपको उसमें भी कर देगा। लेकिन अच्छा ये है कि आप आउटकम शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, और वो सारे आउटकम्स इंक्लूड करें जो कि दो स्टडीज़ में हैं। जैसे कि अब इसने जो है ना आपको ये किया है, अब इसको मैं फर्दर एक देती हूँ कि ओनली इंक्लूड द आउटकम्स दैट आर इन टू और मोर स्टडीज। सम पीपल से थ्री, लेकिन वही मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास आउटकम ज़्यादा हो रहे हैं तो वी विल गो फॉर थ्री, कि थ्री स्टडीज़ में वो आउटकम होना चाहिए। अगर आउटकम्स कम हैं तो वी विल गो फॉर टू। अब ये देखिए, उसने कहा है कि जो कॉमन इन टू स्टडीज़ हैं वो सिर्फ ये हैं। ठीक है, फिर फर्दर recurrence, pain score, they were in two studies. Perioperative complications, mean operative time, वही चीज़ें हैं, सिरोमा, वुंड इन्फेक्शन, रिकरेंस, और सारी थोड़ा सा उसने आपको हेल्प कर दी है, ठीक है, इसमें मीन ऑपरेटिव टाइम और सारे निकालने में। लेकिन मेन तरीका वही है कि आप एक दफ़ा या तो ये कर सकते हो कि इधर से निकालो, जैसे पहली जो लिस्ट आई थी इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, आपके पास ये सारी आ जाएंगी, और उनको चेक कर लो कि यार ये दो या दो से ज़्यादा में है या नहीं है, और इस तरह का टेबल बना लो अपने पास, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था इसमें, दिस वन। ठीक है, इन सारे अब जो इसने सारे बताए हैं उन सबको इधर डालो और उनको चेक करते जाओ कि यार अच्छा इस स्टडी ने इसमें ये आउटकम है या नहीं है, इसमें ये आउटकम है या नहीं है, एंड देन फाइनलाइज ऑन द आउटकम्स। तो सिर्फ आउटकम्स एक मुश्किल चीज़ है जो देखने वाली है, मुश्किल नहीं कहेंगे, जो थोड़ा सा जिस पे फोकस करने वाली है कि यार ये दो चीज़ों में है या नहीं है। अदरवाइज जो कि बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला आपका चार्ट है उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो सिंपल सबका जो है सैम्पल साइज, मीन और एज और ये इस तरह करके चीज़ें हैं। तो नाउ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। इसको हमने देख लिया है, इसको भी हमने देख लिया है, इस आर्टिकल को भी हमने देख लिया है, ये भी आर्टिकल देख लिया है। यस, वी आर डन विद ऑल द आर्टिकल्स। ठीक है, हमने सारी जो चीज़ें आज देखनी थी वो हमने देख ली हैं। देखिए अब इन्होंने जो अपना टेबल बनाया हुआ है ये कितना अच्छा बना हुआ है, और ये आर्टिकल पब्लिश है लैंसेट में। इट्स सो नाइस, इट्स सो, मतलब इतना स्मूथ बना हुआ है कि देर इज़ नो एनीथिंग कि बंदा कहे कि यार अच्छा इसका क्या मतलब है। मतलब इसमें सब कुछ समझ आ रही है आपको कि यार इसका क्या मतलब है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं थोड़ा सा देखूँ मैं कहूँगी यार अच्छा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। अब देखिए ये उन्होंने स्टडी का नाम लिखा है, फॉलो अप टाइम लिख दिया, सबका एक ही जैसा स्टैंडर्ड में फॉलो अप टाइम, फिर स्टडी पॉपुलेशन, इंटरवेंशन ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, एंड छोटा सा डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने नंबर्स में इसको रिपोर्ट किया है। एज आगे यूनिट ईयर्स, और उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है। फिर मैन परसेंटेज में, इंटरवेंशन ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। इसका फ़ायदा ये है कि आपको मेल फीमेल और दो अलग ग्रुप्स नहीं बनाने पड़े। और दूसरी बात यह है क्योंकि ये हर्निया के ऊपर है, और नहीं हर्निया पे नहीं थी, ये किसी और चीज़ पे थी। तो क्योंकि ये हार्ट फेलियर पे थी, और हार्ट फेलियर की जो रिसर्चेज है ना उनमें मेल को ही ज़्यादा रिपोर्ट किया हुआ है। अगर फीमेल को किया हुआ है तो आप यू कैन इवन राइट फीमेल परसेंटेज। ठीक है, एक जेंडर को पिक कर लो जिसमें वो ज़्यादा कॉमन है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ फीमेल में ही है, सिर्फ राइट फीमेल। हर्निया मेल में ज़्यादा है, गो फॉर राइटिंग मेल्स। तो इसमें साफ पता लग रहा है कि अगर 54 मेल्स थे तो कितनी फीमेल्स होंगी, आप सैंपल साइज से माइनस कर सकते हो। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जितनी भी उससे। फिर हार्ट फेलियर को उन्होंने बता दिया परसेंटेज में, और ये सारी चीज़ें। तो एक ये तरीका है, और अब ये आगे देखिए उन्होंने इसकी ये चीज़ें अभी अब रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें भी आप लोगों की इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में होंगी। Okay, so let me know once again if you have any question. If one RCT has results in endpoint, another in outcome form, we consider, yes, we consider the same thing. ठीक है। और अच्छा जो तरीका होता है, जो एक हाई क्वालिटी जो सिस्टमेटिक रिव्यूज, जो लोग कहते हैं कि ये प्रोफेसर लेवल की स्टडी है और जो लोग कहते हैं कि ये नहीं है, उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो जो लोग इस पर टाइम लगाते होते हैं ना, जो लोग पहले 3 मंथ्स लगाते थे, व्हाट दे वुड डू इज के अगर मैं एक बंदे को ये असाइन हुआ है ना टॉपिक, अगर ये पहली स्टडी असाइन हुआ है, व्हाट दैट पर्सन वुड डू इज के ही विल गिव अ कंप्लीट थॉरो रीडिंग टू दिस आरसीटी। अब लोग जो है फास्ट तरीकों में चल रहे हैं, वो यही तरीके हैं कि
दे जस्ट गो फॉर द टेबल्स एंड दे जस्ट एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम इट, इसको पूरे को पढ़ेंगे नहीं। फिर दूसरा वही एक और मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि यू जस्ट गो फॉर आस्किंग जेमिनी कि वही आपका आर्टिकल रीड करके दे दे आपको आउटकम्स। तो दीज आर सम ऑफ लाइक द हैक्स ओनली। बट एक आपको ये खुद पता होना चाहिए कि यार व्हाट इज द प्रॉपर वे, ठीक है। कि एक ये है कि एक बंदा जो पूरे आर्टिकल को पढ़ेगा, ऑफ कोर्स उसकी चीज़ें जो है और रिफाइंड हो जाएंगी। अगर मैं इस आर्टिकल को पूरा बैठ के पढ़ती हूँ और मैं एक हर एक चीज़ को समझती हूँ और मैं देखती हूँ अच्छा यार ये क्या चीज़ है, ये कितना डिवाइड हो रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगी आपका, लेकिन आपकी क्वालिटी चीज़ें इन्हेंस हो जाएंगी। तो बस ये है कि थोड़ा सा चीज़ें अफेक्ट होती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो यू गाइज हैव टू पुट इन योर फुल एफर्ट, जितना आप लोग कर सकते हो। आप लोगों की स्पीड अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो। प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स की कंप्लीट हो गई है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग आप लोगों ने ट्राई करनी है, करें। फिर उनके आपने जो फुल टेक्स्ट है वो आपने शेयर करने हैं, फिर मैं उनको एक दफ़ा देख लूँगी। फिर हम लोग अपना टॉपिक को डिफाइंड कर देंगे और फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन शीट आप लोग जो बनाओगे, आई विल गेट इट रिव्यूड फ्रॉम अ सीनियर इवन, और ताकि हमारी चीज़ें अच्छी हों, हमारी क्वालिटी अच्छी हो, ताकि वी कैन गो फॉर अच्छे जर्नल्स, ओके, हाई इंडेक्स जर्नल्स। लेकिन जो मैंने आप लोगों को इवन ये आर्टिकल दिखाया था ना लेंसेट का, देखो इसमें जो है इन्होंने कितनी स्टडीज इंक्लूड की हैं। 16, ऑलमोस्ट आप लोगों की भी इतनी आएंगी। तो देखें 16, अगर 16 10 मेंबर्स हैं, एक बंदा एक आर्टिकल भी लेता है ना, तो उस आर्टिकल को अच्छा से वो उसको सेट कर सकता है। इसमें कोई ऐसा ये बात नहीं है कि इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। फेज 1 2 3 RCTs कैन दे ऑल बी इंक्लूडेड इन द मेटा एनालिसिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। अच्छा देखो, फेज 1 का हमने बताया था कि इट इज़ नेवर इंक्लूडेड इन द मेटा एनालिसिस। फेज 1 में आपने जो RCT होता है ना, उसका काम सिर्फ ये होता है कि आप एक ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स देखते हैं। आप उसको पेशेंट्स के ऊपर पेशेंट्स के ऊपर इंटरेक्ट कराते ही नहीं है, ठीक है। उसको आप टेस्ट ही नहीं करते पेशेंट्स के ऊपर। सेकंड जो चीज़ है ना, कि अगर तो फेज 2 में है तो आप उसको चूज कर सकते हो, लेकिन अगर वही RCT फेज 3 का भी पब्लिश हुआ हुआ है तो यू विल गो फॉर चूजिंग द फेज 3 आर्ट फेज। अगर अगर उसका फेज 2 सिर्फ अवेलेबल है तो आप लोग उसको भी चूज कर लोगे, ठीक है। फेज 2 और फेज 3 को हम चूज करेंगे, फेज 1 को हम नहीं चूज करेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो वो अब आप लोग देख सकते हो। ये है क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस होते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल का फर्स्ट फेज होता है, दैट्स जस्ट कि आप उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स देखते हो। जो फेज 2 होता है ना, उसमें आप उसका चेक करते हो कि उसकी बेनिफिट्स क्या हैं, सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स। ये फेज 1 है, ओके। फेज 1 हम नहीं इंक्लूड करते। फेज 2 जो है, अब हम उसका देखते हैं कि इफ द ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव और नॉट। फेज 3 में आप देखते हो कि जो पहले स्टैंडर्ड चल रहा है उसके कंपैरिजन में देखते हो कि अच्छा पहला सेकंड जो है वो दैट इज जस्ट अबाउट कि उसकी कोई इफेक्टिवनेस है या नहीं है। थर्ड इज यू कंपेयर इट विद द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड। फोर इज कि आप उसको पब्लिक में रिलीज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। कि उसकी थोड़ी सी फिर आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा उसकी फिर देखनी पड़ जाती है। तो फेज 2 3 4, क्योंकि ये ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग हो रही होती है, तो हम इन तीनों को इंक्लूड करते हैं अपने RCTs में। 1 को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो जो है वो सिंपल ये देखने के लिए है कि ड्रग बॉडी में जाके क्या करता है। दैट इज जस्ट द फार्माकोकाइनेटिक्स, ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। तो इट्स लाइक टेकन अप रूल के फेज 1 एंड 0 को सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर जस्ट फॉर चूजिंग द 2 एंड 3। एनी अदर क्वेश्चन? ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ये भी शेयर कर दूंगी, फाइल भी, ताकि आप लोग इससे भी कोई हेल्प ले सको अगर आपने कोई एक्सट्रैक्शन शीट बनाना चाह रहे हो। एक्सट्रैक्शन शीट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है, एक दफ़ा उनको हम लोग रिपीट कर देते हैं। पहली, ओके, मैं उसको भी रिपीट करती हूँ। अच्छा, अब इसमें जो है आप लोगों की जो पहली शीट है, इसमें इफ़ यू मेक अ मिस्टेक देर इज़ नो हार्म, बट इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इन राइटिंग the outcomes, there is a problem, okay. If a person writes 29 here instead of 129, ना मैं चेक कर सकती हूँ ना आपके फेलोज चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई ये नहीं चेक करेगा कि यार सारी चीज़ें खोलो अब देखो कि किसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन गलत है। लेकिन इट विल अफेक्ट द रिजल्ट्स, इट विल अफेक्ट जो सिस्टमैटिक रिव्यू ऑन अ होल लेवल, ओके। और अगर एडिटर आपका ये चीज़ चेक कर लेगा तो आपका आर्टिकल उसी वक्त ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने आउटकम्स में प्रॉब्लम्स नहीं करनी, चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करके राइट देम, क्योंकि हर बंदे को सिर्फ एक ही का साइन होगी तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अगला हम देखते हैं। इसमें था कि आप लोगों ने कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है इसमें भी, मैं देख लेती हूँ। नहीं,
ओके, ये आउटकम्स का आ गया था। अच्छा, एक मिनट, मैं बता देती हूँ आपको। बस अच्छा ठीक है, बस ये थी चीज़। आपने बस यही है कि यू हैव टू जस्ट पुट इन सम एफर्ट, अदरवाइज नथिंग इज हार्ड। अच्छा, ये कोहॉर्ट का था। मैच्ड कोहॉर्ट का मतलब ये होता है कि आपने ना उसमें को फाउंडर्स जो होते हैं ना, जो चीज़ें एक्स्ट्रा जो अफेक्ट कर रही होती हैं आपकी आरसीटी को, आप उन चीज़ों को कंट्रोल करके आप उसके जो रिजल्ट्स लेते हो। जैसे देखो, इसमें जो है मीन एज उन्होंने रखी 66 और 14 पार्टिसिपेंट, इसमें 66 थे और 15 पार्टिसिपेंट। अब जब उन्होंने उनकी मैचिंग की, मैचिंग का मतलब ये है कि उन्होंने वो लोग निकाले जो अफेक्ट कर रहे थे रिजल्ट्स को। अब देखिए, फुल कोहॉर्ट का सैंपल साइज कितना था, 394। मैच कोहॉर्ट का सैंपल साइज कितना है, 246। यानी उन्होंने वो सारे लोग निकाल दिए, आउट किए, क्योंकि उनके पास एक अच्छा सैंपल साइज आ गया था। तो उन्होंने वो लोग निकाल दिए जो उनको लग रहा था कि उनके आर्टिकल को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर डिफरेंट बायसेसनेस थे। जैसे हो सकता है उनकी एज ज़्यादा हो, उनको किसी को डायबिटीज़ ज़्यादा हो, किसी को हाइपरटेंशन हो, जिसकी वजह से रिजल्ट ख़राब हो रहे हो। तो व्हेन दे मैच्ड इट, यानी दोनों ग्रुप्स को मैचिंग की, इंटरवेंशन कंट्रोल को स्टैंडर्डाइज किया कि सेम एज ग्रुप्स, सेम कोमॉर्बिड, सब कुछ सेम, मैचिंग कर दी उन दोनों की। तो अब उनके पास कितने रिजल्ट्स आए, 246। उनकी फिर मीन एज निकाली उन्होंने, उनकी फीमेल और उनकी, लेकिन उन्होंने दोनों डाटा अपने शो किए। अब वो एक आरसीटी है, वो क्या शो कर रहा है कि मैंने बहुत एफर्ट किया है, पहले मैंने फुल कोहॉर्ट लिया, फिर मैंने उसकी मैचिंग की। वो भी अपने चांसेस ऑफ पब्लिकेशन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आपने सिस्टमेटिक रिव्यू में जो डाटा डालना है, यू हैव टू गो फॉर दिस डाटा, दैट इज फॉर द मैच्ड स्टडी, बिकॉज व्हाट इट शोज, इट्स द एक्यूरेट डाटा। ये मेन डाटा है जो इस सारी थेरेपी का है। अगर आप लोग ये वाला डाटा डालते हो, तो इसमें हो सकता है एडिटर को ना पता लगे, ऑफ कोर्स वो आपका आर्टिकल खोल के नहीं देख सकता, लेकिन आपके इफेक्ट्स हो जाएंगे, आपके रिजल्ट्स अफेक्टेड होंगे। आपके रिजल्ट्स जो हैं वो मैच नहीं करेंगे जो आप साबित करना चाह रहे हो, कि ये थेरेपी इफेक्टिव है, ये नहीं है, एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, तो यू विल हैव टू, एंड देर आर, मतलब इसमें बहुत चेंजेस हैं। देखो, इसमें 46 फीमेल्स हैं, इसमें 37 है, इसमें हाइपरटेंशन डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें एज डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप कहो कि यार इट्स द सेम। तो मैच्ड कोहॉर्ट वो ग्रुप है जो उन्होंने आफ्टर कंट्रोलिंग द होल इंटरवेंशन को, कंट्रोल को, दोनों को मैच करके उसके बाद उन्होंने अपना जो कोहॉर्ट बनाया। तो इसकी आपने वैल्यूज लेनी है, और इवन आगे आउटकम्स में भी सिर्फ मैच्ड कोहॉर्ट की वैल्यूज लेनी है। यू विल नॉट गो फॉर यूजिंग द फुल कोहॉर्ट वैल्यूज। ऑल फाइन, ओके। सो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देती हूँ, एक्सट्रैक्शन शीट भी अभी शेयर कर देती हूँ, एंड दिस प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स कंक्लूड द सेशन। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग।